मैथ्स के इन सेटों में बसा है सारा जहां, हर तत्व हर हिस्सा एक प्यारा सा गुमा. So with this line, let us start our next topic of chapter number 1. I am Karan Singhai and today we are going to discuss the types of sets. Now, पिछले क्लास में हमने सेट्स को रिप्रेजेंटेशन का तरीका पढ़ा था. मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द easiest one, that is empty set. तो a set which does not contain any element is called as empty set. तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही अकर नहीं करता है. जैसे हम ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जो कि हम क्रिकेट का लेते हुए आ रहे थे कि कोई ऐसे नेशन की बात करते हैं, सपोज ब्राज़ील. तो नंबर ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑफ ब्राज़ील क्या होगा? एन एम्प्टी सेट होगा. क्यों? क्योंकि ब्राज़ील जो है वो क्रिकेट में पार्टिसिपेट नहीं करता है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अवर एम्प्टी सेट. और एग्जांपल्स हम चेक करते हैं बिसाइड दैट क्रिकेट वन. द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर विथ 5 साइड्स. तो भाई कोई ऐसा स्क्वायर होता है क्या जिसके 5 साइड्स हो? नो. स्क्वायर के 4 साइड्स ही हमारे होते हैं. द नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ ऑल मंथ्स विथ 32 डेज. नाउ कोई भी ऐसा आपके दिमाग में महीना है जिसमें 32 डेज होते हैं. फेब में जब लीप ईयर नहीं होता 28 डेज होते हैं. जब लीप ईयर अकर करता है देन 29 होते हैं. 32 कहीं नहीं होते. सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 0. तो ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता है क्या? नेचुरल नंबर्स की हमारी डेफिनेशन ही क्या है कि ऑल काउंटेबल नंबर्स है that begins from 1, 2, 3 and ends up to infinity. So this is also our empty set. Next example is the set of all even numbers that are odd. अब ये खुद ही में एक absurd statement है, ऐसे even numbers जो odd हो. So these are all empty set. अब इसको आप represent भी ऐसे कर सकते हो. जैसे एक कोई set A है, अगर वो non empty तो देखो 1, 2, 3, 4 इसके एलिमेंट्स हैं. तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? A is equal to 1, 2, 3, 4. ये अपना कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट, अगर सेट बिल्डर में हमको करना होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जैसे हम लिखते हैं x को डिफाइन करते हैं. फिर क्या लिखते हैं? x इज अ नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं. और क्या लिख देते हैं? x इज लेस देन 5. तो हमारा क्या बन जाता? ये जो रोस्टर फॉर्म में है वही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में बन जाता. नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया था नॉन एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐसे कि कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, ध्यान रखना आपकी एम्प्टी सेट जहां पे भी होगा उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट इज क्लियर कि एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स. तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंसेप्ट हमारा ऐसे ही है जैसे नंबर सिस्टम में होता है. अगर किसी सेट में हमारे डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट. अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट. सो ये ही आपकी बेसिक डेफिनेशन है. अगर हम इसको समझे एग्जांपल से, तो एग्जांपल अगर डेज ऑफ वीक का, एक वीक में कितने डेज होते हैं हम उसका सेट बनाएं तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. सो डब्ल्यू इज अ सेट विथ फाइनाइट एलिमेंट्स, दैट इज 7. डब्ल्यू हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेज ऑफ द वीक को, ये वाला सेट. और एलिमेंट्स क्या है हमारे? ये. अब हम सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अगर सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 हम देखें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 हम लिखेंगे 0 के बराबर. फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी आएगी प्लस माइनस 4. तो अगर हम इसके सॉल्यूशन का सेट बनाएं तो क्या एलिमेंट्स होंगे? -4 एंड 4. सो एस इज अ फाइनाइट सेट विथ 2 एलिमेंट्स. ठीक है. अब ऑन द अदर हैंड हम समझते हैं इनफाइनाइट सेट्स को. तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारा है वो बोल रहा है हमारा पॉइंट्स ऑन अ लाइन. अब देखो, अगर मैं ऐसे यहाँ पे लाइन खींच दूं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स उसमें आएंगे. आप उसमें बता नहीं सकते हो कि कितने पॉइंट्स होंगे. तो ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल बनेगा जिसमें हमने लिखा जी रिप्रेजेंट्स, जी जो है वो दिखा रहा है हमारे कितने पॉइंट्स ऑन अ लाइन होने वाले. तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया P से, दैट इज पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन. अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफाइनाइट सेट को. तो ये देखो यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड काम है? सेट बिल्डर, जिससे हमने डिफाइन कर दिया कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है सेट. इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी हमको रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो फिजिबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर देंगे. सो नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? पॉइंट्स ऑन अ लाइन. नेक्स्ट, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई सर्कल की बाउंड्री में कितने पॉइंट्स हैं, या उसके अंदर हमने एक लाइन बनाई उसमें कितने पॉइंट्स हैं. ये भी आपका इनफाइनाइट सेट्स का ही प्रॉब्लम है. तो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स देयर आर इनफाइनाइटली
मोर पॉइंट्स। ये हमको पता होता है कि अगर हम एक लाइन भी खींचेंगे तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो G इज इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली मैनी एलिमेंट्स है उसमें। नो मैटर हाउ स्मॉल अ सेगमेंट ऑफ द लाइन इट कंटेन्स। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर मैंने इतनी छोटी लाइन बना दी, अब इसमें तो मैं पॉइंट्स काउंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो आप। उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि पॉइंट के अंदर पॉइंट छोटे छोटे, हमको साइज थोड़ी पता है कितने पॉइंट्स। हाँ, अगर आपको कोई डिफाइन कर दे कि ये लाइन है, इसमें इतने सर्कल से बनी, तब आप डिफाइन कर सकते हो। सो दैट इज नॉट अवर इंपॉर्टेंट वन। अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि एक आपको लाइन दे दी, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको काउंट करने, सो दैट विल बी इनफाइनाइट। सो इससे दोनों एग्जांपल से और डेफिनेशन हमने क्या कंक्लूड किया, अ सेट इज फाइनाइट इफ इट इज empty or has definite number of elements, otherwise it is infinite। तो क्या होगा, आपका जो फाइनाइट सेट है उसमें एम्प्टी सेट भी काउंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या है, 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने पिछला पढ़ा उसमें क्या है, 0 एलिमेंट्स हैं, तो 0 भी काउंटेबल है। यहाँ पे नेचुरल नंबर से हम मत जाना, नंबर सिस्टम में ये 5 भी हमारा काउंटेबल है, तो वो फाइनाइट में आएगा। और अगर ऐसा कुछ केस आएगा जिसमें हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, तो इन दैट केस द सेट इज नोन एज infinite set। Moving on to next definition, that is of equal sets। अब भाई equal sets क्या होते हैं ये देखना है हमको। तो देखो, two sets are A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B। समझ में आया? तो अगर सपोज इसका मैं क्रिकेट वाला जो हम बेस एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर सपोज इन एनी सिनेरियो ऐसा कभी हो गया कि जो आपकी ओडीआई में टीम खेल रही है और जो आपकी टेस्ट में टीम खेल रही है उसके सारे प्लेयर्स सेम है, तो अगर मैं ओडीआई वाली टीम को ओ सेट से रिप्रेजेंट करूं और मेरी टेस्ट वाली टीम को टी से रिप्रेजेंट करूं, और सपोज दोनों जो टीम उसके प्लेयर्स हमारे सेम है, दैट इज रोहित, विराट, बुमराह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रोहित, विराट, बुमराह, तब उस केस में क्या होगा, हमारे दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। कब? जब सारे एलिमेंट सेम है आपके। तो यही आपका कह रहा है, अगर ऐसा है तो इक्वल है, अदरवाइज दे आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब ये अपन पिक्चर से समझते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्लियर। इसमें क्या है ना, इस चैप्टर में आप जितना ज़्यादा पिक्चराइज करने की कोशिश करोगे ग्रुप्स को, उतना आपको क्लियरिटी मिलेगी। सो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, वी राइट ए इज इक्वल टू बी, जो हमने देख लिया। अब देखो, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर से मैंने आपको पहले ही बताया था, जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब टीम में है तो सारे प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि हम बैटिंग कर रहे हैं तो रोहित के साथ कौन आ रहा है या बॉलिंग पहले बुमराह है, दैट डजंट मैटर। हम बात कर रहे हैं इंडियन टीम की, तो ऑल प्लेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल। तो अगर हम एग्जांपल लें ये दो सेट की, सेट बी में क्या है, एलिमेंट्स हैं 3 1 4 2, सेट ए में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। तो आप देखो एलिमेंट्स क्या है इसके 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स क्या है 3 1 4 3, लेकिन बोथ दीज एलिमेंट्स आर सेम। तो उस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। तो ये थी आपकी डेफिनेशन किसकी, इक्वल सेट्स की। अब एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डिफरेंट डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। जैसे देखो, सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर्स लेस देन 6। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया हुआ क्या होते हैं, जो खुद से यानी कि 2 से और 1 से डिविजिबल, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, लेस देन 6 की बात हो रही। तो ए मेरा जो सेट बनेगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 3 5। अब नेक्स्ट वाला हम सेट बोलते हैं, तो उसमें डेफिनेशन अलग है सेट की, वो बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 में क्या हो जाएगा, 2 3 5, यानी कि ये। तो देखो एलिमेंट्स दोनों में सेम है लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है अपनी। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी बिकॉज दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब इसको मैं फिर से क्रिकेट वाले एग्जांपल्स लेके चलता हूँ, क्योंकि एक हमने बेस वाला एग्जांपल सेट कर रखा है। अब अगर आप मानो मैं एक इंडियन टीम का सेट बनाता हूँ, ठीक है, उसमें मैं 3 प्लेयर्स लिस्ट कर देता हूँ। लिस्ट करता हूँ मैं रोहित को, हार्दिक पांड्या को मैं लिस्ट करता हूँ उसमें, और मैं बुमराह को लिस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज रोहित, हार्दिक एंड बुमराह। तो ये मेरे 3 प्लेयर हो गए। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम से मुंबई इंडियंस की टीम को। अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें भी देखो आप सेम प्लेयर्स होंगे, रोहित भी होगा, हार्दिक भी होगा और अपना बुमराह भी होगा। तो देखो अब डेफिनेशन क्या अलग अलग है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और एम रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स ऑफ मुंबई इंडियंस टीम, लेकिन देखो एलिमेंट्स दोनों के सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई विल बी इक्वल टू एम। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स दोनों के सेम है, दैट इज प्लेयर्स ऑफ बोथ द टीम आर एग्जैक्टली द सेम। नाउ नेक्स्ट, हमने सेट पढ़ लिए डिफरेंट टाइप के, हम सबसेट समझते हैं। सबसेट क्या होता है? तो नाउ अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स, ये जो साइन आपका ये दिखाता है बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू बी इफ व्हेनेवर ए, स्मॉल ए दैट इज एप्सिलॉन ए
मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ ए, देन ए मस्ट ऑल्सो बी एलिमेंट्स ऑफ बी। मैंने आपको बताया था स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी कंडीशन होना चाहिए, तब हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। नाउ इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल दिस वन, दैट इज बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट करता है, which means implies. Using this symbol, we can write the definition of subset as follows. That is, A belongs to B. That is A epsilon A. यानी कि elements of A को हमने small a से represent किया. Then A must also epsilon to B. यानी कि A B के भी element होने चाहिए. अब ये तो आपका theoretical चीजें होंगी, हम अभी समझेंगे इसको with the help of an example. ठीक है, तो इससे और अपना clear हो जाएगा। अब इसको read कैसे करना है? We read the above statement as A is a subset of B if A is an element, जो मैं आपको बताता A is an element of A, जो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही, implies that A is also an element of B. If A is not a subset of B, we write A doesn't belong to B. So these are representation of subset. अब हम इसको समझते हैं with the help of an image, जिसमें मैंने example insert किया हुआ। तो क्या है डेफिनेशन, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि वहां पे हमने डिस्कस किया। अब देखो स्कूल एंड क्लास का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्स क्या है, आपका सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल है, और जो आपका वाई है वो सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास है। तो देखो ये हमको समझ में आ रहा है, जो हमारा वाई वाला है वो सबसेट ऑफ एक्स है। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो स्कूल के भी तो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मेरा ये वाला सेट x क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, और y अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, तो ये y इज अ सबसेट ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे सीखा था कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इस तरीके हमने लिख दिया y belongs to x इन दैट केस। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, सबसेट को। नाउ नेक्स्ट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये बात भी सही है। क्यों, कैसे सही है? अगर मैं बात करूं सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल की, तो ये खुद में भी तो एक सेट बिलोंग्स टू सबसेट है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फैमिली ऑफ स्क्वायर्स की, तो फैमिली ऑफ स्क्वायर में एक स्क्वायर भी तो उन्हीं का सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे सेम ही होंगे। तो ये बात ट्रू है, ठीक है। सिंस the empty set has no elements, we agree to say that phi is a subset of every set. अब ये भी ट्रू है। क्यों? देखो अगर अपनी बात हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम वाली, हम बात करें 11 प्लेयर्स हैं और कोई सारी सीट्स फुल है, हम एम्प्टी को भी काउंट कर रहे हैं, 12 सीट्स लगी हुई, लेकिन हम प्लेयर तो 11 ही काउंट कर रहे हैं। सपोज 12 चेयर्स लगा दी हमने, ठीक है, लेकिन प्लेयर्स तो हमारे 11 ही हैं, तो 12 हमारा क्या कर रहा है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है इट हैज नो एलिमेंट्स, सो वी एग्री टू से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हो गई, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ये हमारी डेफिनेशन भी ट्रू हो गई। सो नाउ वी कंसिडर सम एग्जांपल्स, जैसे द सेट ऑफ क्यू मैंने आपको फर्स्ट, अगर आपने वीडियो वॉच की होगी आप फिर से कर सकते हो, मैंने क्यू बताया, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल रेशनल नंबर्स को। सो द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। हो गई। क्यों? मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स में हम ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स को कंसिडर कर लेते हैं। कैसे? रियल नंबर्स हमारा कंप्राइज करता है रेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, और इवन इंटीजर्स को भी। तो यहाँ पे बात हो रही सिर्फ रेशनल नंबर की, तो सही बात है, सबसेट होगा आर का ही, और हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बिलोंग्स टू आर। तो हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में हम रेशनल इरेशनल सारे कंसिडर करते हैं। नाउ इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 56 एंड बी इज द सेट ऑफ all prime divisor of 56, then we can write B is a subset of A and we write, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे डिवाइजर्स में तो प्राइम नॉन प्राइम दोनों आ जाएंगे, और अगर आप एक और सेट बनाओ जिसमें सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स हैं, तो B बिलोंग्स टू A भी आपका ट्रू है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स, जैसे जो मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिए, आपको प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका सबसेट होगा, कौन नहीं होगा। अब देखो न्यूमेरिकली अगर हम देख लें, रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया है। अगर ए कोई सेट है उसके एलिमेंट्स 1 3 5 है, और बी कोई हमारा सेट है जिसकी डेफिनेशन ऐसे दी है, दैट इज एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो ऑड नेचुरल नंबर आप लेस देन 6 लिखोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। तो बी के जो मेरे एलिमेंट्स हो गए वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गए। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देन ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड हेंस ए इज इक्वल टू बी।
लेस देन 6 यहाँ पे दिया, ऑड की बात की हुई। हाँ, तो ऑड में देखो 2 और मेरा क्या 4 तो स्ट्राइक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वापस से लिखूं ये सेट को, तो ये मेरा सेट क्या बन जाएगा, बी वाला, क्योंकि सिर्फ ऑड की बात की है। तो 1 3 5 ही बन गया, तो एग्जैक्टली द सेम हो गए ना दोनों। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू बी एज वेल एज बी बिलोंग्स टू ए। इन दैट केस ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों इक्वल सेट्स ही हो गए एक तरीके से। तो ये भी हमारी डेफिनेशन क्या कर रही है, होल्ड गुड कर रही है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे वॉवल्स है उनका एक सेट बना दिया, ए ई आई ओ। नेक्स्ट नॉर्मल से हमारे अल्फाबेट्स आ गए, ए बी सी डी। देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये तो एकदम सही बात है, ए इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर होता तो इसके सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए थे। एंड बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये भी हमको दिख रहा है। क्यों? अगर ये कंडीशन मीट होनी होती तो क्या है, सी भी हमारे यहाँ आना चाहिए था, डी भी आना था ए वाले में, लेकिन वो भी नहीं है। तो बोथ द केसेस आर ट्रू कि दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, लेट ए एंड बी be two sets. If A belongs to B and A does not equal to B, then A is called proper subset of B and B is called superset of A. तो ये डेफिनेशन है कुछ कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी और फिर उसमें डायरेक्टली ये लिख दिया आपको कि भाई प्रॉपर सबसेट ऑफ B बताओ और सुपर सेट ऑफ A बताओ। तो ये दीज आर जस्ट टर्म्स, तो ये आपको डेफिनेशन से पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर ये A हमारा जो है 1 2 3 है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स, तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A बिलोंग्स टू B वाला तो होल्ड गुड कर रहा है, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B। देखो दोनों कंडीशन मीट कर रही हैं। A बिलोंग्स टू B क्यों होगा? क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट्स B में भी हैं, 1 2 3 हैं, लेकिन A और B इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि B में एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 है, तो ये भी कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा B का। नाउ इफ अ सेट A हैज ओनली 1 एलिमेंट, देन वी कॉल्ड एज सिंगलेटन सेट। ये भी आपको बाय डेफिनेशन कई बार एमसीक्यू में आ सकता है कि सिंगलेटन सेट क्या होता है। सिंगलेटन सेट में क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक ही अल्फाबेट का सेट बन गया है, ए बस है उसमें। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं और हम जैसे मैंने आपको पिछले जो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी टॉपिक की, जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको अलग अलग नंबर्स की डेफिनेशन बताई थी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे। फिर हमने मूव किया था इंटीजर्स क्या होते हैं, देन वी मूव्ड ऑन टू रैशनल नंबर, इररेशनल, देन रियल नंबर्स। तो अब देखो सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसेट के फॉर्मेट में समझ रहे हैं कि कैसी हायरार्की बनने वाली। जैसे अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, तो रियल नंबर्स में क्या आएंगे, ऑल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। जो मर्जी आप ले लो, इंटीजर ले लो, रैशनल, इररेशनल, सारे ही कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रॉडली डिवाइड करूं तो क्या होंगे, रैशनल और इररेशनल नंबर्स में आएंगे। अब रैशनल में मैंने आपको क्या बताया था, P by Q का फॉर्मेट बनता है, वेयर P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0। और एग्जांपल्स क्या हैं, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि जो इसका एंड रिजल्ट आना था वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट फॉर्म में आना चाहिए, जो इन सब में मिलेगा। 22/7 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इस फॉर्मेट में हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि P by Q के फॉर्मेट में हम लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस फॉर्मेट में देखें इररेशनल, तो √2πe, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि रिकरिंग अकर करेगी इनमें, एक पॉइंट के बाद वो डेसिमल्स के बाद नंबर्स रिपीट होने लग जाएंगे। सो दीस आर कॉल्ड इररेशनल। अब मैंने बताया था रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी आप क्या लिख सकते हो, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 3 को 3/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो, 2 को 4/2 भी लिख सकते हो, 3 को 6/2 भी। सो ऑल दीस आर अवर रैशनल नंबर्स एज वेल। अब इसमें ही आप और बाइफरकेट करोगे तो नेचुरल नंबर से पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑल काउंटेबल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, अपनी नेचुरल नंबर्स है। तो दिस इज हाउ द हायरार्की ऑफ रियल नंबर्स वर्क्स। मतलब ये एक दूसरे के सबसेट्स चल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, z that is integer is a subset of real number, rational number is a subset of real number, irrational number is a subset of real number, both rational and irrational numbers are subset of a real numbers, and real number itself is a subset of real numbers. So these are all the definitions. अगर मैं इसकी समरी मैंने आपको बना के दी है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी, तो मैं क्या इन सब चीज़ों से एंड रिजल्ट बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक बात है। इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी सही है। रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। टी बिलोंग्स टू आर, टी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इररेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बिल्कुल है, क्योंकि बाइफरकेशन ही वहीं से, रैशनल इररेशनल, तो ये वाले क्या है, इसका सबसेट ही है। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर्स आर नॉट सबसेट ऑफ इररेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही बात है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो बाइफर्केशन यहाँ से हो चुकी है, यानी कि नेचुरल नंबर्स का जो सबसेट बनेगा वो इंटीजर्स के बनेंगे रैशनल, लेकिन इररेशनल नंबर के नहीं बनेंगे। सो नाउ नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो देखो इंटरवल्स, ये जो आपके कंसेप्ट है ना इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करने का, ये आगे भी 12th में भी 11th में थ्रू आउट यूज होता रहेगा। तो इसको अच्छे से समझना है आपको कि जो ब्रैकेट्स उससे हम दिखाना क्या चाहते हैं और कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड होती है कौन सी नहीं होती। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ओपन इंटरवल। जैसे अगर ए और बी दो नंबर्स है नंबर लाइन में, तो ओपन इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसकी डेफिनेशन है y कॉलन a लेस देन y और y इज लेस देन a greater than a and less than b. So where a and b belongs to real numbers and a is less than b. So ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? अगर ये जो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल पॉइंट्स बिटवीन a and b। क्यों? क्योंकि y क्या है? ग्रेटर देन a तो है लेकिन लेस देन b है, तो a and b के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन से रियल नंबर्स को कर रहा है? एक्सक्लूडिंग a and b themselves। तो ये जो आपका ओपन इंटरवल वाला कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि हमको क्या करना है, a और b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो तो हमारे सेट में आ जाएंगे लेकिन a और b इंक्लूड नहीं होंगे। वेरएस अगर आप क्लोज इंटरवल की बात करो तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि a और b भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब इसके बीच के सारे नंबर्स तो आपके इंक्लूडेड हैं ही लेकिन a एंड b भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो उस केस में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे, डार्कर कर देंगे इन सर्कल्स को, और यहाँ पे क्या है? ओपन है तो हमने उसको शेड नहीं किया होगा। तो दीज आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स एंड सेट। तो इसको भी डिफाइन कर अगर हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में तो देखो इक्वल आ जाएगा। वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इट इज लेस देन और इक्वल टू b, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर्स, एंड a इज लेस देन b, जो भी ऑब्वियसली होगा क्योंकि b क्या है? बड़ा नंबर है a। नेक्स्ट, अब एक तरीका और हो सकता है कि भाई हाफ ओपन इंटरवल्स आ जाए। तो क्या है? ए तो मेरा क्लोज्ड इंटरवल है तो ए मैं इसको डार्कर शेड कर दूंगा, यानी कि ए अब मेरा इंक्लूड हो गया, और बी क्या है? ओपन में, तो मेरा बी इंक्लूड नहीं होगा। रेस्ट एवरीथिंग डेफिनेशन इज सेम। नेक्स्ट, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं? स्पेशल इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। जैसे ऊपर हमने क्या किया, ये वाला जो हमारा दिखा रहा था इस चीज को दिखा रहा था, और ये जो नीचे वाले की अगर हम बात करें तो नीचे वाला क्या दिखा रहा था? ए हमारा ओपन में है और बी क्लोज में, यानी कि ए इंक्लूड नहीं होगा और बी हमारा इंक्लूड होगा। अब कुछ हम स्पेशल इंटरवल्स के मैंने एग्जांपल्स डाले। तो देखो जैसे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की अगर मैं बताऊं तो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव की बात हो रही, तो क्या होगा? जीरो से इंक्लूडेड रियल नंबर्स की बात हो रही, तो रियल में तो सब आ जाएगा, नेचुरल नेचुरल सब, तो जीरो भी इंक्लूडेड और इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से अपनी क्या है? सीरीज चलती जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेगेटिव रियल नंबर्स की, तो नेगेटिव रियल नंबर्स में क्या होगा? जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कंसिडर होता है, हम जब भी जीरो को डिफाइन करते हैं तो पॉजिटिव तरफ करते हैं, तो जीरो यहाँ पे ओपन में आ जाएगा, दैट इज ओपन, और माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जीरो से सब लेस होंगे नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को। अब हम कोई एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स ले लेते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। जैसे -3 5 ओपन इंटरवल और -7 और 9 का क्लोज इंटरवल। तो देखो -3 और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? -3 अगर एक्सिस में यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ कहीं मेरा जीरो होगा, दोनों ओपन में, ओपन यानी कि एक्सक्लूडेड। अब -7 और आगे होगा, -4 -5, तो -7 -9। तो इससे हमको ये भी क्या पता चल रहा है कि जो A वाला है वो सबसेट ऑफ B है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये वाले नंबर्स लिखेंगे 3 to 5 तो -7 to 9 वाले तो सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। अब देखो इस मेथड से हमको लिखने में क्या फायदा हुआ कि हमने नंबर एक्सिस खींची और सिर्फ एंड वाले नंबर्स पे कमेंट किया, -3 लिखा, 5 लिखा नंबर एक्सिस पे, और दूसरे वाले प्रॉब्लम में भी हमने एंड रिजल्ट्स को एंड एलिमेंट्स को लिखा, दैट इज 9 और -7 लिखा। अब इसमें बहुत सारे आएंगे, -6 -5 -4 -3 -2 1 0 सब कुछ आएगा, लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया, और इससे हमको पता चल गया कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, और इससे हम इस पे भी कमेंट कर पाए whether A is a subset of B or not, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये इसके बीच में इंक्लूडेड है, तो A क्या होगा? सबसेट ऑफ B हो जाएगा। नाउ आवर वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट इज द यूनिवर्सल सेट। तो अब यूनिवर्सल सेट कहने का क्या मतलब होता है? द बेसिक सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। तो अगर अपन अभी रियल नंबर्स वाले ये सारे प्रॉब्लम्स देख के आए, तो अगर मैं देखूं तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? रियल नंबर्स होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हमारे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स इंक्लूडेड हो जाएंगे, वेदर इट इज अ प्राइम नंबर,
नेचुरल नंबर, इवन नंबर, इरेशनल नंबर सबके सब हो जाते हैं। तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? विच कंसिडर्स ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट सेट्स फॉर अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है? नंबर सिस्टम है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा होगा? रियल नंबर वाला हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज का, तो यू हमारा क्या हो जाएगा? ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसमें क्या होगा? वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है वो हमारी कंसिडर। फिर उसके बाद हमने जो क्या ब्रेक करके रखा है, कैसे ब्रेक करके रखा हमने? कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओसेनिया, डिफरेंट थिंग्स। और हमने एज ग्रुप्स के फॉर्म में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई यंगस्टर है, कोई ओल्ड एज का है। नेक्स्ट, जेंडर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेदर ही इज अ मेल और अ फीमेल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। नाउ मैथ्स एक सवाल नहीं, सोचने का तरीका है, जहाँ लॉजिक है वहीं मैथ्स है। सो विद दिस कोट आई कंक्लूड द सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1. टिल देन आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।